बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो सिपाही कह रहा था, मोहतरम मुंसब आला, मैंने कल फरहाद अली तैमूर की हैसियत से मकतूल सेक्रेटरी के खिलाफ अहम सबूत पेश किया था। ख्वाह मैं सरकारी वकील के दिमाग में रहूं या इस सिपाही के दिमाग में, अदालत को ठोस सबूत देखना चाहिए और इसी के मुताबिक फैसला करना चाहिए। मैंने फौरन ही रसवंती को मुखातिब किया और कहा, फौरन मेरे पास चली आओ। वो पहुंच गई। मैंने कहा, मैं एक सिपाही के दिमाग में हूँ, इसकी आवाज सुन रहा हूँ, तुम भी इसकी आवाज सुनकर चली आओ। इसने यही किया। चंद लम्हों बाद हामिश के दिमाग से निकल आए। मैंने कहा, मैं दूसरी तरफ मसरूफ रहूंगा, तुम सिपाही के दिमाग में रहो। ख्याल ख्वानी करने वाली तीसरी हस्ती इसे अपना मामूल बनाए हुए है। इसकी सोच के मुताबिक इसकी जुबान से बोलती जा रही है। हो सकता है इसके कोई गलती सरजद हो और तुम इसे गिरफ्त में ले सको। मैं अभी आता हूँ। मैंने रसवंती को इसके दिमाग में छोड़ दिया, फिर सरकारी वकील के दिमाग में पहुँच गया। वो एक मेज पर झुका हुआ कुर्सी पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। मैं एकदम से इसके दिमाग पर काबज हो गया। वो अपनी फाइल से एक सादा कागज निकाल कर कलम से लिखने लगा, एडवोकेट हसन अली रिजवी, मैं इस वक्त फरहाद अली तैमूर तुम्हारे हाथ से ये मुख्तसर सा बयान लिख रहा हूँ। हाथ तुम्हारा है लेकिन तहरीर मेरी है। मेरी तस्वीर, मेरी आवाज, मेरी तहरीर और मेरी पूरी हिस्ट्री शीट दुनिया की हर सीक्रेट सर्विस में और दुनिया के हर खतरनाक तंजीम के दफातर में मौजूद है। आप इस तहरीर का मुआवजा मेरी तहरीर से करा सकते हैं। यहाँ भी आपको सीक्रेट सर्विस के दफातर में मेरा रिकॉर्ड मेरी तहरीर के साथ मिल जाएगा। जनाब हसन अली रिजवी साहब, कल आपके पास हाथ, इस अदालत में जो कुछ हुआ इसमें मेरा हाथ नहीं है। मैं आपके दिमाग में मौजूद नहीं था। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरे मुल्क की एक अदालत के वकार को ठेस पहुंचाई जा रही है, इसे तमाशा बनाया जा रहा है, तो मैं अपना कौमी फर्ज समझकर आपके इस बयान देने हाजिर हो गया हूँ। जनाब रिजवी साहब, इस वक्त आप तनहा नहीं है। आपके साथ सिर्फ फरहाद नहीं है, रसवंती भी है। आप पूरे एतमाद से उठकर ऐलान करें कि हम दो टेलीपैथी जानने वाले आपके साथ हैं। कल जिस हस्ती ने आपको दिमागी तौर पर ट्रैप किया था, आज वो आप पर कोई हथकंडा इस्तेमाल करके दिखाए। मेरा इतना ही तहरीरी बयान काफी है। बाकी हालात के मुताबिक मैं और रसवंती इस अदालत में मौजूद रहकर आपका साथ देते रहेंगे। फकत राकमुल हरूफ फरहाद अली तैमूर। मैंने सरकारी वकील हसन अली रिजवी को दिमागी तौर पर आजाद कर दिया। वो जरा सा चौंके, फिर इस खत को देखने लगे जो इन्होंने अपने हाथ से लिखा था, लेकिन वो इनके हाथ की तहरीर नहीं थी। वो पढ़ते जा रहे थे, यकीन नहीं आ रहा था मगर खुश हो रहे थे। फिर इन्होंने अपनी जगह से उठकर मेरा तहरीरी बयान उठाते हुए कहा, जनाबे वाला, कल से अब तक टेलीपैथी के नाम पर जो कुछ होता रहा वो सब फ्रॉड है। मैं इसे साबित करने के लिए आपके सामने फरहाद अली तैमूर का ये तहरीरी बयान पेश कर रहा हूँ। इसने वो कागज जज साहब के सामने ले जाकर रख दिया। वो इसे पढ़ने लगे। इस खत ने केस का रुख ही बदल कर रख दिया। बशर्ते कि ये मिस्टर फरहाद अली तैमूर की तहरीर हो, मैं इंटेलिजेंस के अफसर आला से दरख्वास्त करूंगा वो अपने दफ्तर से राब्ता कायम करें और फरहाद अली तैमूर का रिकॉर्ड निकाल कर इस तहरीर का मुआवजा करें। इंटेलिजेंस के अफसर आला ने आगे बढ़कर जज साहब से मेरा तहरीरी बयान ले लिया और इस बयान की वसूली की एक रसीद लिख दी। एडवोकेट हसन अली रिजवी ने कहा, जनाब अली, इस तहरीर का मुआवजा तो होता ही रहेगा, लेकिन ये साबित हो चुका है कि कल मेरे साथ जुल्म हुआ। मेरे दिमाग में कोई तीसरी हस्ती काबिज रही। अब जबकि फरहाद अली तैमूर और मदाम रसवंती मेरे साथ हैं, तो मैं इस तीसरी हस्ती को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे बयान देने से रोक दे। इसने आगे बढ़कर सरदारा के वकील को फातहाना नजरों से देखा, फिर घूम कर कहा, मैं यकीन से कहता हूँ फरहाद अली तैमूर ने मुलजमा सरदारा को टेलीपैथी के जरिए अपना आलाकार नहीं बनाया और न ही इस कत्ल के केस में फरहाद अली तैमूर का हाथ है। सरदारा ने पूरे होशो हवास में वो रहकर सेक्रेटरी को कत्ल किया था। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कल मेरे दिमाग पर काबिज रहने वाली वो पुरअसरार हस्ती आज मुझे मेरे बयान से फेर देने की जिसारत करे। वो चुपचाप होकर अदालत में चारों तरफ देखने लगा। फिर इसने आगे बढ़कर सरदारा के वकील से कहा, बुलाओ अपने इस जाली फरहाद को जो कल से हमारा और अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहा था। इसके चैलेंज के जवाब में वो तीसरी पुरअसरार हस्ती अपनी टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं कर रही थी। वो किसी दूसरे की सोच में जिस तरह पहले आती थी अब भी आ सकती थी। हम इसे गिरफ्त में नहीं ले सकते थे, लेकिन पता नहीं इसमें क्या कमजोरी थी कि वो हमारी मौजूदगी का इल्म होते ही खामोश हो गई थी, जैसे वहाँ से जा चुकी हो। हालांकि हम समझ रहे थे वो मौजूद होगी, लेकिन ये कभी जाहिर नहीं होने देगी कि वो किस के दिमाग में है, क्योंकि वो खुद को जाहिर नहीं कर रही थी। इसलिए रौनक जहाँ और सरदारा के हक में किसी के जरिए कुछ बोल भी नहीं सकती थी।
एडवोकेट हसन अली ने कहा, जनाबे वाला, रवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मक्खियां हाजिर हुई। इन्होंने फरियाद करते हुए कहा, जब भी हम कहीं जाकर बैठती हैं तो हवा आकर हमें उड़ा देती है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हवा के जुल्म का मुहासबा किया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, हवा को हाजिर किया जाए। वो इनके हुक्म के मुताबिक जब हवा दरबार में हाजिर हुई तो मक्खियां उड़ गईं। जनाबे आली, वो एक मक्खी थी जो कल से मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, आज फरहाद अली तैमूर और मदाम रसवंती के आते ही वो उड़ चुकी है। अब कभी वापस नहीं आएगी। आपकी ये अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हर तरह के सहर से आजाद है। सरदारा के वकील ने कहा, हमारे ये वकील मौसूफ कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं और ये भूल चुके हैं कि कल जो कुछ इन्होंने कहा और इसके नतीजे में मकतूल सेक्रेटरी के खिलाफ जो दस्तावेजी सबूत पेश किए वो अदालत में मौजूद हैं। इस सबूत से कोई इनकार नहीं कर सकता। एडवोकेट रिजवी साहब ने कहा, बेशक इनकार नहीं किया जा सकता। मकतूल सेक्रेटरी एक दहशतगर्द तंजीम से तल्लक रखता था, लेकिन इसे किन हालात में कत्ल किया गया, सरदारा ने इसे क्यों कत्ल किया? क्या सरदारा को ये हक पहुंचता है कि वो कानून को हाथ में ले, जबकि मोहतरम आली जनाब जैसी शख्सियत से इसकी अच्छी खासी शनासाई थी। वो मोहतरम आली जनाब से कानूनी इमदाद हासिल कर सकती थी, फिर इसने क्यों इसे कत्ल किया? वकील सफाई ने कहा, मेरी मौकला एक मुहब्बे वतन खातून है। इसे वतन का एक दुश्मन नजर आया, इसने जोश और जज्बे में इसे कत्ल कर दिया। बेशक कानून को हाथ में लिया, लेकिन वतन दोस्ती के जज्बे को पेश नजर रखते हुए इसके लिए वैसी ही हल्की सजा तजवीज की जाए जो कल फरहाद अली तैमूर के लिए जनाबे वाला ने तजवीज की थी। मैंने हसन अली रिजवी से चुपके से कहा, अब आप के होंठों से जो अल्फाज अदा होंगे वो मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे। आप जहनी तौर पर हाजिर रहकर इसे सुनते रहेंगे। दूसरे लम्हे मैंने एडवोकेट रिजवी साहब की जुबान से कहा, जनाबे वाला, बात यहीं खत्म नहीं होती कि सरदारा ने वतन दोस्ती के जज्बे से एक मुल्क दुश्मन तकरीबकार को खत्म किया, बल्कि इसके बाद भी आगे बहुत कुछ है, और वो ये कि सरदारा और रौनक जहां भी एक दहशतगर्द तंजीम से तल्लक रखती हैं, और मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए। मैं इनके खिलाफ ऐसे ही दस्तावेजी सबूत पेश कर दूंगा जो मकतूल सेक्रेटरी के सिलसिले में पेश किए जा चुके हैं। रौनक जहां परेशान होकर कभी वकील सफाई और कभी आली जनाब को देखने लगी, वो सख्त आजमाइशी हालात में भी अपने दिमाग को हाजिर रखना और हाजिर दिमागी से फैसला करना जानती थी। लेकिन ये बात इसके लिए परेशान कौन थी कि फरहाद अली तैमूर और रसवंती सचमुच अदालत में टेलीपैथी के जरिए हाजिर हो गए हैं और इसके खिलाफ बड़ी मजबूत मुहाज आराई हो रही है। एडवोकेट हसन अली रिजवी साहब ने कहा, अगर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत देंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि इन दहशतगर्द खूबसूरत बलाओं के खिलाफ ठोस सबूत पेश करूंगा, और जब मुझे मोहलत दी जाएगी तो कानून के मुताबिक रौनक जहां को भी कड़ी निगरानी में रखना लाजमी होगा। मैं इस सिलसिले में आली जनाब से दरख्वास्त करूंगा कि जब तक रौनक जहां के खिलाफ सबूत फराहम न करूं, इस वक्त तक इन्हें ऐसी मुश्तबा औरत से मुलाकात करने से परहेज करना चाहिए। वो आगे भी कुछ कह रहा था, लेकिन मैं सुन न सका। अचानक ही मेरे करीब एक जोरदार धमाका हुआ, ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। हमारी तेज रफ्तारी से भागती हुई गाड़ी अचानक रुकते रुकते दूसरी तरफ घूम गई थी। आमना पिछली सीट पर हाथ मारते हुए कह रही थी, बाबर क्या हो गया? फौरन स्क्रीन पर देखो, बाहर ना निकलना। मैंने बटन ऑन किया, स्क्रीन पर गाड़ी के सामने का मंजर दिखाई दे रहा था। गाड़ी जिस रुख पर जा रही थी, इस रुख से सड़क पर दाएं तरफ मुड़ गई थी, यानी अब सड़क का अगला और पिछला हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। सामने खेत ही खेत थे और घने दरख्त नजर आ रहे थे। मैंने इसे ऑफ करके दूसरा बटन दबाया, अब पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। पीछे भी दूर तक वैसे ही खेत और घने दरख्त नजर आने लगे। मैंने सर उठाकर खिड़की के शीशों के पार दाएं बाएं देखा, आसपास एक इंसान तो क्या एक जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। धमाके से पता चल गया था कि हमारी गाड़ी के एक पहिए पर गोली मारी गई है। गोली मारने वाला एक होगा या कई होंगे और वो सब छुपे हुए होंगे। आमना ने पूछा, कुछ नजर आया? नहीं, चारों तरफ वीरानी है, गोली मारने वाला दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने एक और बटन को दबाया, सीट की पुश्त नीचे धंसती चली गई। आमना नजर आई, वो आगे बढ़कर मेरी सीट पर आ गई। मैंने सामने वाली आरजी दीवार भी नीचे गिर कर दी। ड्राइवर ने पूछा, अब क्या किया जाए? पहिया बदलना बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैंने कहा, जरा चुप रहो और मुझे सोचने दो। मैं चुप रहकर रसवंती के पास पहुंचा और इसे बताया, मैं जिस जगह हूँ वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम एडवोकेट रिजवी साहब के पास मौजूद रहो, कोई खास बात हो तो मुझे इतला देना। मैं फिर दिमागी तौर पर अपनी गाड़ी में हाजिर हो गया। हमारी गाड़ी सड़क पर तिरछी खड़ी हुई थी। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। अभी दो गाड़ियां हमारे पास से गुजर गई थी। इन्होंने हमारी तरफ देखा, मगर हम अपनी सोच में थे, इन्हें मुखातब न कर सके, ना ही इन्होंने हमारी तरफ ज्यादा तवज्जो दी। मैंने ड्राइवर से कहा, कोई गाड़ी
गुजरे तो इसे रुकने के लिए कहना। इसी तरह 2-4 गाड़ियां हमारे आसपास रुक जाएंगी, फायरिंग का खतरा कम होगा और तुम बाहर जाकर पहिया तब्दील कर सकोगे। इसी वक्त पास वाली सीट पर रखे हुए कंप्यूटर ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हुआ। मैंने इसे उठाकर ऑपरेट किया, स्क्रीन को ऑन करके जवाब मौसूल होने वाले बटन को दबाया। इस पर लिखा हुआ था, बाबर, आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकने की हमाकत न करो वरना हैंड ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। इस तरह मुसाफिर बसों को और दूसरी गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो ऐसा कर देखो। स्क्रीन से वो फिक्रे मिट गए, फिर दूसरे फिक्रे बनते चले गए। अब वहाँ लिखा था, मैं इस बात की जमानत देती हूँ कि तुम गाड़ी से निकलकर 1 फरलांग तक खेतों में जाओगे तो तुम्हारी तरफ कोई फायर नहीं करेगा। इंस्पेक्टर अली मुमताज मेमन का आखिरी खत और फाइलों के तमाम जरूरी कागजात अपने पास रखो और गाड़ी से निकल पड़ो। मैं सिर्फ आधे मिनट की मोहलत देती हूँ। मैंने सवाल का बटन दबाया, फिर कहा, मोहलत की जरूरत नहीं है, वो कागजात हमेशा मेरे पास रहते हैं, लेकिन मेरा गाड़ी से निकलकर खेतों में 1 फरलांग तक जाना क्यों जरूरी है? मैंने जवाब मौसूल होने वाले बटन को दबाया, फिर लफ्जों की सूरत में जवाब मिलने लगा। मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी, अभी 2 तरफा मसरूफियात में गिरी हुई हूँ। एक बंद कमरे की अदालत से निकल कर आई हूँ, फिर वहाँ पहुँचना है। मैं कहती हूँ फौरन निकलो वरना इस गाड़ी के साथ तुम सब तबाह हो जाओगे। आमना ने मेरे बाजू को थाम कर कहा, बाहर तो निकलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर स्क्रीन पर अल्फाज बदल गए। अब वहाँ लिखा हुआ था, मुझे जरूर साथ ले चलना, यहाँ ना छोड़ना, खेल तो अब शुरू हो रहा है। मैंने नागवारी से कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर को देखा, इसे ऑफ किया, फिर इसे आमना के हवाले करते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब भी दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा, जब हम दूर निकल जाएंगे तो गाड़ी से निकलकर पहिया तब्दील करना और गाड़ी ले जाना, हम किसी तरह लाहौर पहुंच जाएंगे। ड्राइवर के पास बैठे हुए सीक्रेट एजेंट ने गाड़ी से निकलकर कहा, मुझे हुक्म दिया गया है मैं किसी हाल में आपका साथ ना छोड़ूं, जबकि अहम कागजात आपके साथ हैं। मैं इससे कहना चाहता था, ट्रांसमीटर निकालो और अपने चीफ से राब्ता कायम करो। मैं इनसे कह दूंगा अपनी मर्जी से तनहा जा रहा हूँ, मुझे किसी सीक्रेट एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कहते कहते रुक गया। ख्याल आया कंप्यूटर वाली यकीनन आमना या इस सीक्रेट एजेंट के दिमाग में होगी। इधर मैंने सईद अहमद और सीक्रेट सर्विस के चीफ को मना किया है कि वो किसी के सामने जुबान न खोले। ट्रांसमीटर के जरिए मुझसे गुफ्तगू होती तो इनकी आवाज कंप्यूटर वाली तक पहुंच जाती। मैंने बेबसी से सीक्रेट एजेंट को देखा, फिर कहा, अगर तुम अपने बड़ों के हुक्म से मजबूर हो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं, आमना और वो एजेंट तीनों वहाँ से चल पड़े। खेतों में आए और तेज तेज कदम उठाते हुए एक तरफ जाने लगे। मेरे दोनों साथियों के पास रिवॉल्वर थे, मैं निहत्था था। अगरचे ऐसे वक्त जरूर कोई हथियार रखना चाहिए था। मैंने सोचा जब 2 के पास रिवॉल्वर हैं तो इन्हीं से काम चलाऊंगा। इनके दिमागों में पहुंचकर अपनी मर्जी से फायरिंग कराऊंगा और दुश्मनों को बातें करते रहने पर मजबूर करता रहूंगा। इस कंप्यूटर वाली ने दुरुस्त कहा था, 1 फरलांग तक मुझ पर कोई फायर नहीं की करेगा। इसके बावजूद हम खड़ी फसल के दरमियान से गुजरते जा रहे थे ताकि फायरिंग करने वालों को नजर न आ सके। मैंने चलते चलते घूम कर देखा, हाईवे बहुत दूर रह गया था। हमारी गाड़ी नजर आ रही थी, वहाँ कई लोग पहुँच चुके थे। मैंने ड्राइवर के दिमाग में छलांग लगाई, पता चला हमारे दुश्मन हमें इधर का रुख कराने के बाद गाड़ी के पास पहुँच गए हैं और तलाशी ले रहे हैं। वो देखना चाहते थे कि मैंने वो अहम कागजात इसी गाड़ी में छोड़ दिए हैं या अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैंने ड्राइवर के जरिए इनमें से एक के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया। वो ड्राइवर या गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, सिर्फ अपने मतलब की चीज तलाश कर रहे थे। ना मिलने पर वहाँ से हमें घेरने चले आते। हम तेजी से आगे बढ़ते चले गए। अचानक ही एक तरफ से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। हम एक पगडंडी पर बैठ गए। थोड़ी देर तक वो फायरिंग की आवाज गूंजती रही। इसके बाद सन्नाटा छा गया। हम अपनी जगह से उठकर झुक झुक कर चलने लगे, हत्ता के खेतों से निकल गए। अब दूर दूर तक घने दरख्त थे और हमवार सा मैदान था। फिर इसी वक्त फायरिंग हुई। इस बार फायरिंग की सिमत का अंदाजा करते हुए आमना और सीक्रेट एजेंट ने 72 फायरिंग की। फिर हम दौड़ते हुए एक बड़े से दरख्त के पीछे पहुंच गए। कुछ देर इंतजार किया, फिर दोबारा फायरिंग नहीं हुई तो हम वहां से दौड़ते हुए दूसरे दरख्त की तरफ जाने लगे। इसी वक्त गोलियां चलने लगी। हम भी जवाबन गोलियां बरसा रहे थे और रुक रुक कर दरख्तों की आड़ लेकर बढ़ते जा रहे थे। इरादा था करीब ही कोई बस्ती नजर आएगी तो किसी के घर में पनाह ले लेंगे, मगर दूर दूर तक आबादी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वक्फे वक्फे से फायरिंग होती जा रही थी। सीक्रेट एजेंट ने परेशान होकर कहा, कारतूस खत्म हो गए हैं। उधर आमना के पास भी रिवॉल्वर खाली हो गया था। फिर हमें कह कहा सुनाई दिया। फिर वो कह कहा भारी भरकम था और दूर तक गूंज रहा था। किसी की आवाज जंगल में इतनी गूंज नहीं सकती। वो मेगाफोन के जरिए कह कहा लगा रहा था। फिर इसकी आवाज सुनाई दी। अगर कह कह से मुझे नहीं पहचान सकते तो मेरी आवाज और मेरे लहजे से
पहचान लो, वो किम क्रेजी था। आमना ने मुझे देखा, फिर आहिस्तगी से कहा, अब समझ गई। वो कमबख्त ख्वाह फायरिंग कर रहा था ताकि हम भी जवाबी फायरिंग करते रहें और अंजाम कार खाली रिवाल्वर हाथ में रह जाएं। अगर एक भी कारतूस होता तो पहली फुर्सत में इसे गोली मार देती, ऐसे तो वो नहीं मरेगा। हाँ, इस कमबख्त को मैंने और करमदाद ने फांसी पर चढ़ा दिया था, लेकिन वो सांस रोके रहा। फंदा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम बारूद खान को जानते हो, कैसा शहजोर है। इसने तकरीबन क्रेजी को मार ही डाला था, लेकिन मैं माइकल शोफ के साथ गाड़ी में बैठकर बाहर निकली तो वो जिंदा था। हमारा रास्ता रोकने के लिए गाड़ी के सामने आ गया था। मैंने गाड़ी से जोरदार टक्कर मारी, वो गिर पड़ा। फिर मैंने गाड़ी को घुमाकर इस पर चढ़ा दिया। ऐसे में इसका बचना मुमकिन न था, लेकिन ये तो इस वीराने में जैसे कफन फाड़ कर बोल रहा है। वो बोल रहा था, बाबर, हमारी दुश्मनी खत्म हो सकती है, हम दोस्त बन सकते हैं, सिर्फ वो कागजात मेरे हवाले कर दो। मैंने बुलंद आवाज से कहा, क्रेजी, वो अहम कागजात मेरे पास मौजूद हैं। जिस तरह मैं तुम्हारे गले में फंदा डालने के बाद तुम्हारे जिस्म से रूह को ना निकाल सका, इसी तरह तुम 1000 फंदे डालकर मेरी जेब से वो कागजात नहीं निकाल सकोगे। मेरी बात खत्म होते ही गोली चली। ठाई की आवाज के साथ ही मेरे करीब दरख्त के तने का छिलका जरा सा उखड़ गया। गोली वहीं से गुजरी थी। हम दम साधे खड़े दूसरे फायर का इंतजार करते रहे। फिर आमना ने मेरे बाजू को थाम कर कहा, मुझे बाएं तरफ से आहट सुनाई दे रही है, दूसरी तरफ चलो। हम फौरन ही दरख्त के तने के दूसरी तरफ चले गए। इसी वक्त फायर हुआ। आमना की समात बड़ी तेज थी, इसने बर वक्त आहट सुन ली थी, वरना कोई जरूर इसकी गोली का निशाना बनता। हम थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे। फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। वो क्रेजी था, हमसे कुछ फासले पर सामने आकर खड़ा हो गया था। इसके एक हाथ में रिवाल्वर था और दूसरे में मेगाफोन। इसने रिवाल्वर हमें दिखाते हुए कहा, खाली हो गया। इसने एक तरफ इसे फेंक दिया, फिर मेगाफोन को भी फेंकते हुए बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ, कागजात मेरे हवाले कर दो, यहाँ से निकल नहीं सकोगे। क्या हुआ कि मैं खाली हो गया? खाली तो तुम तीनों भी हो। मेरे आदमी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तुम लोगों को इतनी छूट नहीं देंगे, चारों तरफ से फायरिंग होगी। फिर मैं तुम्हारी लाश पर सवार होकर वो कागजात तुम्हारी जेब से निकाल लूंगा। मैंने कहा, क्रेजी, मैं मुकाबले के वक्त मैदान छोड़ने वाले को बुज़दिल समझता हूँ और मैंने तुम्हारे मुसल्लह आदमियों को अपनी गाड़ी के पास देख लिया है। वो यकीनन इधर आएंगे, इसलिए कागजात की सलामती के लिए मेरा भागना जरूरी है। अगर मेरा पीछा कर सकते हो तो आओ करो। ये कहते ही मैंने आमना का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागना शुरू किया। क्रेजी ने भी दौड़ लगाई। हम दोनों आगे भाग रहे थे। मेरे और आमना के पीछे सीक्रेट एजेंट था। वो बज़ाहिर भागता रहा, लेकिन अचानक ही इसने पलटकर क्रेजी पर छलांग लगाई। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मैंने भागने के दौरान सीक्रेट एजेंट से कहा, वक्त जाया ना करो, इसे छोड़ दो, हमारे साथ आओ। इसने चीख कर कहा, तुम दूर निकल जाओ, किसी आबादी तक पहुंचने की कोशिश करो, मैं इस कमबख्त को रोकता हूँ। सीक्रेट एजेंट भी अपना अच्छा फाइटर था, किम क्रेजी से कम नहीं था, लेकिन सीक्रेट एजेंट के दाव में आ गया था। मैंने भागते भागते रुक कर इधर देखा। सीक्रेट एजेंट ने किम क्रेजी की गर्दन में बाजू डालकर इसे जकड़ लिया था, यानी इसकी गर्दन दबोच रहा था। मैंने कहा, इसे तो फांसी का फंदा भी नहीं मार सकता, ये सांस रोकेगा और तुम्हारा वक्त जाया होता रहेगा। इसी वक्त क्रेजी ने अपनी कोहनी इसके पेट में मारी। वो तकलीफ से दौरा हो गया। फिर इसने मतवातर उसे घूंसों पर रख लिया। मैं समझ रहा था सीक्रेट एजेंट की शामत आ गई है, लेकिन इसने फौरन ही बाजी पलट दी। अब वो क्रेजी पर हावी हो रहा था। आमना ने कहा, तुम तमाशा देखने क्यों रुक गए हो? हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं अपने किसी साथी को तनहा मुकाबले के लिए नहीं छोड़ता, लेकिन मसलत यही थी कि दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा अपने पीछे लगाया जाए और दूसरे मुसल्लह दुश्मन हमारी तरफ पहुँचने ही वाले थे। मैं मजबूर होकर आमना के साथ जाने लगा। हम तेज तेज कदम उठाते जा रहे थे, दौड़ते हुए भी जा सकते थे, मगर मैंने सिर्फ इतनी ही रफ्तार रखी कि सीक्रेट एजेंट क्रेजी पर काबू पाने के बाद हमसे आ मिले। आमना ने कहा, मेरी एक बात मानोगे? मानने वाली बात होगी तो जरूर मानूंगा। वो कागजात मुझे दे दो, मैं छुपा कर रख लूंगी। तुम भूल रही होगे, कंप्यूटर वाली तुम्हारे दिमाग में भी पहुंचती है, वो फिर तुम्हारे ही हाथों से कागजात निकलवा लेगी। वो चुपचाप चलने लगी। मैंने सीक्रेट एजेंट के दिमाग में पहुंचकर देखा, इसकी बुरी हालत हो चुकी थी। क्रेजी सिर्फ योगा का माहिर नहीं था, बल्कि गजब का फाइटर भी था। वो करमदाद वगैरह का उस्ताद रह चुका था। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए सीक्रेट एजेंट की मदद करने लगा, मगर मुसलसल मदद नहीं कर सकता था। कभी कभी आमना मुझे मुखातब करती थी। मेरी रफ्तार सुस्त होती तो मुझे तेज चलने और दौड़ लगाने पर मजबूर करती थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे कदम रुक गए, मैं आगे न बढ़ सका। मेरी ख्याल ख्वानी की लहरें सीक्रेट एजेंट के दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। आमना ने पूछा, क्या हुआ? मैंने चौंक कर इसे देखा, फिर कहा, कुछ नहीं, मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा है, वो हमारे साथ आ रहा था, हमने इसे तन्हा मुकाबले के लिए छोड़ दिया।
दिया और क्रेजी को तुम जानती हो कितना खतरनाक है। बाज औकात अपने साथियों की सलाहियतों और दिलेरी पर एतमाद करके इन्हें इनके हाल पर छोड़ना पड़ता है। हम मजबूर हैं, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। चलो। मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। मैं आगे ना बढ़ता तो और क्या करता। वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा था। पीछे पलट कर जाना हमाकत होती। हम तेजी से भागने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ मकानात नजर आने लगे। हमने पलट कर देखा, दूर तक क्रेजी नजर नहीं आ रहा था। इस कमबख्त के दिमाग में पहुंच सकता तो पता चलता कि आखिर वो कहाँ है और किस तरह हमें घेरना चाहता है। हम मिट्टी के बने हुए कच्चे मकाना तक पहुंच गए। इस तरफ 6 घर नजर आ रहे थे, जिनमें से 2 घरों के दरवाजों पर ताले पड़े थे। बाकी घरों में 1-2 औरतें मौजूद थी। बाद में पता चला वहाँ के लोग अपनी औरतों बच्चों के साथ मेले में गए हैं। मर्दों में सिर्फ 2 बूढ़े नजर आए। हम एक मकान के साए पर पहुंचकर हाँफने लगे। एक बूढ़े ने कहा, पुत्र इधर क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, रोटी खाओ, ठंडी लस्सी पियो, फिर बताओ कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। आमना बड़े मियाँ की तरफ जाते हुए इनसे बातें करने लगी। मैंने ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। ड्राइवर के पास पहुंचकर देखा, इस गाड़ी के पास जितने दुश्मन चेकिंग के लिए आए थे, इनमें से कुछ मारे गए थे और कुछ पकड़े गए थे। सीक्रेट सर्विस के चीफ ने जगह जगह नाकाबंदी की थी। वहाँ से पुलिस पार्टी ने आकर इन्हें घेर लिया था। मैंने इत्मीनान की सांस ली। अब मुसल्लह दुश्मनों से खतरा नहीं था। सिर्फ एक किम क्रेजी रह गया था। वैसे वो एक भी 10 के बराबर था। चालबाजियों में बेमिसाल था। इसने कितनी चालबाजी से हमारे रिवॉल्वर खाली करा दिए थे। अब पता नहीं कैसी चालें चलता आ रहा था। शैतान को याद ना करो, तब भी वो आदमकता है और इसे तो आना ही था। दूर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर आवाज की सिमत देखा। एक भैंस दौड़ती चली आ रही थी। आमना मेरे चौंकने पर बेख्तियार हंसने लगी। अभी इसकी हंसी खत्म नहीं हुई थी कि एक कह कहा इसकी हंसी में गुडमुड होकर बुलंद हुआ। वो कह कहा मेगाफोन के जरिए दूर तक गूंज रहा था। वहाँ जो औरतें थी वो घरों में चली गईं। बूढ़े ने पूछा, ये किसकी हंसी सुनाई दे रही है? आमना ने बाबा का बाजू थाम कर उठाते हुए कहा, आप घर के अंदर चले जाएं। एक बदमाश हमारे पीछे पड़ गया है। अगर हमारी वजह से आप लोगों को नुकसान पहुंचा तो हमें अफसोस होगा। वो बाबा को एक मकान के अंदर ले गई। इसी वक्त कोई चीज मेरे पास आकर जोरदार आवाज के साथ पिछली दीवार से टकराई। मैं एकदम से बैठ गया। इसने दूर से मेगाफोन खींच कर मारा था। मैंने इधर उधर घूम कर देखा। वो दूर एक दरख्त से लगा खड़ा था और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था और पूछ रहा था, तुम आओगे या मैं आ जाऊं? इससे पहले ही आमना तीर की तरह दौड़ती हुई गई। मैंने आवाज दी, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? मेरे होते हुए तुम मुकाबला नहीं करोगी। वो क्रेजी के सामने पहुंचकर रुक गई थी और पैंतरा बदल रही थी। क्रेजी ने भी जवाबन पैंतरे बदलते हुए कहा, देखो तुम्हारा आदमी मुकाबला करने से रोक रहा है। मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता कि किसी औरत पर हाथ उठाऊं। आमना ने अचानक ही बढ़कर हमला किया। क्रेजी ने इसे रोक लिया मगर दूसरे हमले को न रोक सका। कराहता हुआ पीछे चला गया। वो बोली, मैं पहली और आखिरी बार पूछ रही हूँ, रास्ते से हट जाओगे या आमना का सामना करोगे? मैंने इसे पकड़कर एक तरफ खींचते हुए कहा, तुम ज्यादा शेरनी बनने की कोशिश न करो, हम दोनों को फैसला करने दो। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, मेरा रास्ता न रोको। मैं इन कमबख्तों से बाबर का कर्ज चुकाना चाहती हूँ। यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बाबर के साथ ज्यादती की, उसे मुझसे जुदा कर दिया। यही बताएंगे कि वो कहाँ है और किस हाल में है। क्रेजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ औरत अभी तक इसे याद कर रही है, जिसकी हड्डियां जरीना के कैद खाने में गल चुकी होंगी। ये बहरूपिया अपनी याददाश्त गुम होने का बहाना करके तुम सबको बेवकूफ बनाता आ रहा है। आमना के दिमाग में ये सुनकर सनसनी पैदा हो रही थी कि इसके बाबर की हड्डियां गल चुकी होंगी, गोया वो जिंदा नहीं है। इससे पहले कि वो गुस्से में आगे बढ़कर हमला करती, मैंने क्रेजी पर हमला कर दिया। बाद में पता चला कि मेरे साथ साथ आमना भी हमला करना चाहती थी, लेकिन इसके दिमाग को एक झटका सा पहुंचा था और कंप्यूटर किम ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ था। इसने झुंझलाकर स्क्रीन को ऑन किया। जवाब मौसूल होने वाले बटन को दबाया। वहाँ लिखा हुआ था, आमना तमाशाई बनकर दूर रहो। इनके दरमियान जाओगी तो मैं तुम्हें दिमागी तौर पर कमजोर बना दूंगी। तुम मुकाबला करने के काबिल नहीं रहोगी। मेरे पास वक्त नहीं है। क्रेजी को फौरन इससे कागजात हासिल कर लेने दो। क्रेजी वो कागजात हासिल करने के लिए सार दाड़ की बाजी लगाने आया था। इसने बड़े जबरदस्त हमले किए। मुझे इसकी सलाहियतों का इतराफ करना पड़ा। फिर मैंने भी इतराफ करवाया। वो दिल ही दिल में मान रहा होगा कि मैं दहशतगर्द तंजीम का कोई नौ आमोज फाइटर नहीं हूँ। बरसों घाट घाट का पानी पीता रहा हूँ और दुश्मनों को मौत के घाट उतारता आ रहा हूँ। पहले 2-4 जबरदस्त हमलों में एक हाथ इसने ऐसा मारा कि मेरी बाछों से खून रिसने लगा। मैंने भी 2-4 दाव आजमाए। फिर इसके चेहरे पर कराटे
का एक ऐसा हाथ मारा कि आंख के नीचे जिल्द फट गई, खून रिसने लगा। इतना मौका नहीं था कि आमना के दिमाग में पहुंचकर इसकी ज़हनी कैफियत को समझता। बाद में इसने बताया था जब भी वो क्रेजी पर हमला करने के लिए बढ़ना चाहती तो कदम आप रुक जाते थे। वो बैठ जाती थी, जबरन आगे बढ़ना चाहती तो जमीन पर गिर पड़ती थी। समझ रही थी कि टेलीपैथी का अमल जारी है, वो इसे आगे दम नहीं मार सकेगी, लिहाजा मजबूर तमाशाई की तरह हमें देख रही थी। और मैं दिल ही दिल में एतराफ कर रहा था कि मैं कुछ कम हूँ। मैंने एक तवील अरसे तक बड़े आराम से ख्याल ख्वानी करते हुए, दुश्मनों को शिकस्त देते हुए जिंदगी गुजारी थी। जब तक सोनिया साथ थी मैं इसके साथ अमली जिंदगी गुजारता था। इस तरह जिस्मानी वर्जिश और मशक्कत होती रहती थी। मेरे मुकाबले में किम क्रेजी एक दहशतगर्द तंजीम का उस्ताद था। वो सुबह शाम लड़ता रहता था और अपने शागिर्दों को दाव पेश सिखाता रहता था। सुबह आफताब तुलू होने से पहले योगा की मशकें करता था, यानी वो अमली जिंदगी गुजारता था। जबकि मैं अपने बेअमल रहने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैं यकीनन इस पर कामयाब हमले करता था, लेकिन जब वो मुझ पर हमले करता तो आंखों के सामने तारे नाचने लगते थे। 5 मिनट की लड़ाई कुछ कम नहीं होती। मैं इतनी देर में इसके जिस्म पर और चेहरे पर लगने वाले जख्मों को गिन सकता था, लेकिन खुद अपने जख्मों का हिसाब नहीं कर सकता था। मैं तो सर से पांव तक खून में नहाया हुआ था। मेरी बाजों से, मेरी नाक से और मेरी पेशानी से खून बह रहा था। जिस्म पर कई जगह जख्म आए थे। अब मैं पैंतरा बदलते वक्त कभी कभी लड़खड़ा जाता था। ऐसे ही वक्त इसने मेरे एक हमले को रोक लिया और हमला करने वाले हाथ को मजबूती से खींचता हुआ एक दरख्त से ले जाकर टकरा दिया। मेरे हलक से चीख निकली। मैं अभी संभलने भी नहीं पाया था कि इसने फिर मुझे खींचा और खींचता हुआ गोल चक्कर काटता हुआ दूसरे दरख्त से टकरा दिया। मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी शदीद चोटें आ रही थी और मैं कितनी शदीद तकलीफ में मुब्तला था। यूं लग रहा था जैसे भारी भरकम दरख्त खुद आकर मुझसे टकरा रहे हों, मुझे 2 दरख्त अपने दरमियान पीस रहे हों। मुझ में इतनी सकत नहीं रही थी कि हलक से चीख निकाल सकता। क्रेजी ने मुझे छोड़ दिया था। मैं अपने पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश में डगमगा रहा था। फिर डगमगाते हुए एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। एक एक जख्म टीसें दे रहा था, सर चकरा रहा था, आंखों के सामने तकरीबन अंधेरा छाने लगा था। मैंने धुंधलाई हुई नजरों से देखा। वो मेरी तरफ आ रहा था और फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए टेढ़ी उंगली से कागजात निकालने आ रहा हूँ। दम खम है तो मुझे रोक लो। अभी वो मुझसे तकरीबन 5 गज की दूरी पर था। मैंने अपनी दिमागी कुव्वतों को मुजतमा करके ख्याल ख्वानी से काम लेना चाहा। वो जख्मों से चूर चूर था और इस हालत में मेरी सोच की लहरों को नहीं रोक सकता था। लेकिन मैं टेलीपैथी के जोम में ये भूल गया था कि मैं इससे ज्यादा जख्मी हूँ। मेरा दिमाग इससे ज्यादा कमजोर हो चला है। मेरा सर चकरा रहा था। आंखों के सामने बदस्तूर धुंध छाई हुई थी। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज करने की कोशिश की तो न कर सका। दिमाग थक गया, जैसे जख्मी परिंदे ने परवाज की कोशिश की हो और पर मार कर रह गया हो। दुनिया के तमाम अलूम ख्वाह मामूली हो या गैर मामूली, वो दिमाग की तवानाई से कायम रहते हैं। मेरे जिस्म से जाने कितना लहू बह चुका था। दिमाग को कमजोर होना ही था और वो हो रहा था। यानी मैं अपनी मिदाफत के लिए टेलीपैथी का सहारा नहीं ले सकता था। सच है, इंसान की सारी खूबियां, सारी खराबियां और सारी सलाहियतें जिन पर इसे नाज होता है, वो सब की सब आखिर वक्त साथ जोड़ देती हैं। वो दोनों हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ आ रहा था। अब हमारे दरमियान सिर्फ 3 गज का फासला रह गया था। मैं अपनी खाली जेबों तक इसे पहुंचने का मौका नहीं देना चाहता था। दुश्मनों को इसी खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहिए कि वो कागजात मेरे पास मौजूद हैं। मुझे इसी तदबीर पर अमल करना था, लेकिन कैसे? वो तो अब मुझसे 1 गज के फासले पर रह गया था। किसी लम्हे भी मुझे फिर जख्म पहुंचाकर मेरी जेबों तक पहुंच सकता था। मैंने डूबती हुई उम्मीदों से दूर आमना की तरफ देखा। वो जमीन पर औंधी पड़ी हुई थी, रेंगते हुए मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। यकीनन इसे टेलीपैथी के जरिए रैप किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था कि वो मुझ तक ना पहुंच सके। इधर क्रेजी मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया था। इसने मेरे गिरबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, बोलो, अब मुझे रोक सकते हो। गुरूर कभी नहीं चलता, वो किसी लम्हे भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस गुरूर में क्रेजी भी ये भूल गया था कि मुखालिफ ख्वाह कितना ही कमजोर हो, इसके बिल्कुल करीब नहीं आना चाहिए। इसी लम्हे मैंने इसके पेट में जोर से घुटना मारा। वो तकलीफ की शिद्दत से पेट पकड़कर गिराते हुए झुकने लगा। मैंने दाएं हाथ की मुट्ठी बांधी, फिर 2 उंगलियां अंग्रेजी के हरूफ वी की तरह निकाली। इन उंगलियों को अपनी आखिरी तमाम कुव्वतें सरफ करते हुए आहनी सलाखों की तरह सख्त किया। वो तकलीफ से कराते हुए झुक रहा था। मैंने 2 उंगलियां इसकी नाक के नथनों में घुसा दी। वो पेट की तकलीफ भूलकर बुखला गया, हड़बड़ाकर सीधा हो गया। इसके दीदे फैल गए थे। मैं जानता था इसने सांस रोक ली है। वो कमबख्त इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। इसने मेरे हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया और अपनी नाक
से मेरी उंगलियां निकालने की कोशिश करने लगा। मैंने दूसरे हाथ से इसकी कमर के बेल्ट को पकड़ा, फिर दूसरे ही लम्हे जमीन से इसके कदम उखाड़ दिए। इसे ऊपर उठाने लगा। ऊपर उठाने का मतलब ये हुआ कि मेरी दोनों उंगलियां इसकी नाक के नथनों को गोलाई में और घुसती जा रही थी, गहराई में और घुसती जा रही थी। वो तकलीफ से कराहने लगा, मुंह से सांस लेने लगा। मैंने इसे वापस जमीन पर खड़ा करते हुए कहा, बस सांस लेते रहो वरना। मैंने बात अधूरी छोड़कर फिर इसे जमीन से उखाड़ा और जरा बुलंद किया। वो फिर तड़पने और कराहने लगा। ऐसी हालत में वो सांस नहीं रोक सकता था। ऐसी बात भी नहीं थी कि मुझसे कमजोर हो चला हो, दरअसल हम दोनों ही कमजोर हो चुके थे। वो भी जख्मों से चूर था लेकिन मुझसे बेहतर हालत में था। मैंने इसके सांस लेने के रास्ते को मसदूद कर दिया था। मेरी उंगलियां इसे यूं महसूस हो रही थी जैसे दिमाग तक पहुंचती जा रही हो। बेशक वो अपने बचाव के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जब भी वो मेरे हाथ को पकड़कर उंगलियों को नाक से निकालने की कोशिश करता, मैं फिर इसे जमीन से उखाड़ देता, जिसके नतीजे में वो तिल मिलाने लगता जैसे दमे आखिर फड़फड़ा रहा हो। एक बार की इसने अपनी आखिरी तमाम कुव्वतों को मुजद्दमा किया। अचानक ही पूरी कुव्वत से फड़फड़ाते हुए जोर से उछला और ऊपर जाते ही मेरी दोनों उंगलियों से निजात हासिल कर ली। जब वो जमीन पर आया तो अपने पैरों पर खड़ा न रह सका, कमजोरी से लड़खड़ा गया। वो पीछे की तरफ जाते हुए जमीन पर चारों शाने चित हो गया। इसी वक्त एक बड़ा सा भारी भरकम पत्थर इसके चेहरे पर आकर लगा। मैंने धुंधलाई हुई आंखों से देखा, आमना ने वो पत्थर उठाकर इसके मुंह पर दे मारा था। इसके हलक से एक नकाहत भरी चीख निकली। फिर वो तड़पने लगा। इसके साथ ही आमना के हलक से भी चीख निकली थी। वो बेख्तियार पीछे हटती चली गई थी। यकीनन ख्याल ख्वानी के जरिए इसके दिमाग को झटका पहुंचाया गया था। मैं डगमगाते हुए आगे बढ़ा और इस पत्थर को उठा लिया। अगरचे दुश्मन मरने ही वाला था, मगर तजर्बात समझा रहे थे कि इतनी आसानी से नहीं मरेगा। दूसरी बार पत्थर से इसका सर कुचलना लाजमी था। वो सांप से कम नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया कि पत्थर तो उठा लिया लेकिन इस पर हमला नहीं कर सकता। कोई कुव्वत मुझे रोक रही थी। मेरा कमजोर दिमाग किसी की मुट्ठी में था। ऐसे वक्त आमना की हाजिर दिमाग की तारीफ न करना ज्यादती होगी। इतनी देर में वो अच्छी तरह समझ गई थी कि इसे ख्याल ख्वानी से ट्रैप किया जा रहा है और बाबर की मदद करने से रोका जा रहा है। जब इसने देखा कि मैं पत्थर उठाकर दुश्मन पर हमला न कर सकूंगा तो इसने मेरे हाथ से पत्थर छीन लिया। जब तक वो ख्याल ख्वानी करने वाली मेरे दिमाग से इसके दिमाग में पहुंचती, इसने पत्थर दे मारा। वो जुनूनी अंदाज में बोलती भी जा रही थी, तुमने बाबर को मार डाला, हाँ इसे मार डाला, दूसरे को नहीं मार सकते, मैं तुम्हारा सर कुचल डालूंगी। और वो सर कुचल रही थी। मैं वहाँ से पलट गया, लड़खड़ाते हुए कदमों से दरख्त के साए की तरफ जाने लगा। मुझ में अपने पाँव से चलने की सकत नहीं रही थी। इसके बावजूद एक अनजानी सी कुव्वत मुझे इधर लिए जा रही थी। फिर मैं ऐसी जगह गिर पड़ा जहाँ वो कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं इसकी तरफ देखना नहीं चाहता था लेकिन मेरा हाथ बेइख्तियार उधर बढ़ने लगा। मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ इसके स्क्रीन को ऑन किया। इसके बाद जवाब मौसूल होने वाला बटन को दबाया। फिर स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आया, किम क्रेजी आज तक सांस रोकता रहा और मौत को टालता रहा। आज वो अपनी मौत को न टाल सका। मैं बार बार तुम्हारे दिमाग में आने की कोशिश करती रही और तुम अपने दरवाजे बंद करते रहे। मैंने कई रास्ते इख्तियार किए, आखिर इस रास्ते ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। क्या तुम समझ सकते हो कि तुम जरा भी सकत न होने के बावजूद यहाँ तक कैसे चले आए? किस तरह तुम्हारे हाथ आगे बढ़े, किस तरह तुमने इसे ऑन किया और अब अपनी मर्जी के खिलाफ कंप्यूटर के जरिए मेरी बातें सुन रहे हो। स्क्रीन पर साफ हो गया। फिर दूसरी तहरीर नजर आने लगी। अब वहाँ लिखा था, बेशक मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद हूँ। क्या सांस रोक सकते हो? मुझे बाहर निकाल कर दिमाग के दरवाजे बंद कर सकते हो? नहीं, कभी नहीं। जब तक तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल ना हो, इस वक्त तक तुम्हारी इस खोपड़ी पर मेरा कब्जा है। आखिर मैंने तुम्हारे बिल से तुम्हें निकाल ही लिया। इस कंप्यूटर की जुबाने बेजुबानी से मैंने बस इतना ही सुना कि मेरा राज फाश हो गया है। अब मैं बाबर के खौल में छुप कर नहीं रह सकूंगा। इसके बाद मुझे होश न रहा। मैं चारों शाने चित हो गया। मेरे सर पर खुला आसमान था। फिर मेरी आंखें बंद होती चली गईं। मैं इस कदर जख्मों से चूर था कि बहुत पहले ही जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन इसे ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती ने मुझे संभाल रखा था। वो चाहती थी कि मैं किसी तरह भी डगमगाते हुए कंप्यूटर के पास पहुंच जाऊं। मैं इसके बस में था। मेरी दिमागी तवानाई ना होने के बराबर थी। वो मुझे टेलीपैथी के सहारे कंप्यूटर तक ले गई थी और अपनी फतह का मुजदा सुनाती रही थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।